आपने एक केस सुना होगा एनरिका लेक्से, जिसमें इटली के कुछ नौसैनिकों ने, मरीन्स ने केरला के कुछ फिशरमैन्स को गोली मार दी थी 2012 में। उसी पे बेस्ड है अपना आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल, जस्ट क्लोजर। अब उस केस की आगे क्या सुनवाई होने वाली है इंडिया में, उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको हमने और खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। इस आर्टिकल में वोकैब कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ मैंने ग्रामर को भी अच्छे तरीके से इंक्लूड किया है ताकि आपके एग्जाम की सही प्रिपरेशन हो सके। चलिए शुरू करेंगे। ये आपका आज का ग्रामर क्विज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथ साथ मेरे जब आप ग्रामर के रूल्स देखेंगे तो उसी के ऊपर बेस्ड इस क्विज को आपको सॉल्व करना है। इनमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट लगा के एरर को फाइंड आउट करना है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। जस्ट क्लोजर। देखिए, इस क्लास को मैं इस तरह से डिजाइन करता हूं कि आपकी कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप कर सको इंग्लिश वाले सेक्शन की। उसके लिए आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीखते जाओगे और भूलते जाओगे, उससे कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लोजर और जस्ट नाम के वर्ड को अपने देखते हैं। क्लोजर मतलब किसी चीज का बंद होना। जस्ट का मतलब होता है, देखो दो तीन मतलब होते हैं। एक होता है अभी अभी, एक होता है महज या खाली खाली या केवल, एक होता है निष्पक्ष, एकदम राइट, इक्विटेबल, इम्पार्शियल, जो किसी की तरफदारी ना करे। तो जस्ट नाम का वर्ड तीन तरीके से काम करता है ना। अब मैं आपको तीनों तरीके से कैसे काम करता है ये बताता हूं। आज के बाद आपको जस्ट नाम के वर्ड को देख के कंफ्यूजन नहीं होगी, पर आपको उसको लिखना पड़ेगा कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। गाड़ी है, अभी अभी आई है। देखो ट्रेन है ना, अभी अभी आई है, तो यहाँ पे आपको कोई और मीनिंग इसका सेट बैठेगा ही नहीं, है ना। खाली ट्रेन आई है, महज ट्रेन आई है, ओनली ट्रेन आई है, ऐसा भी नहीं। ट्रेन बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के आई है, निष्पक्ष होकर के आई है, ऐसा भी नहीं। तो ट्रेन क्या है, अभी अभी आई है, ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। अगला देखो, ही लेफ्ट द हाउस जस्ट बिफोर द रेन। जब उसने घर छोड़ दिया बिल्कुल रेन से पहले, है ना, एकदम केवल ओनली जब रेन शुरू हुई ना उससे पहले ही उसने अपने घर को छोड़ा। तो यहाँ पे जस्ट बिफोर द रेन ऐसा भी लिख देता हूं मैं, स्टार्टेड। तो यहाँ पे जस्ट का मीनिंग होगा खाली खाली, ओनली, मेरली या महज। अब तीसरा देखो, द कोर्ट गेव अ जस्ट वर्डिक्ट। कोर्ट ने अभी अभी एक वर्डिक्ट दिया, अभी अभी एक फैसला दिया, या केवल एक फैसला दिया, या एक निष्पक्ष फैसला दिया, इम्पार्शियल फैसला दिया, राइट फैसला दिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज की जो बिल्कुल निष्पक्ष है, किसी की तरफदारी नहीं करती। तो कोर्ट ने एक सही जस्ट वर्डिक्ट को दिया। तो देखो एक ही वर्ड है, तीन तरीके से काम हो रहा है, दो जगह एडवर्ब है, एक जगह एडजेक्टिव है। आप एक बार इनको कहीं लिखोगे, नोट डाउन करोगे, तभी इनको रिवाइज करने के बाद इस वर्ड से आपकी कंफ्यूजन हटेगी। जस्ट नाम के वर्ड से ही जस्टिस बनता है, जिसमें सबकी बराबरी होती है, जस्टिस वही होता है। और उसी से जस्टिफाइड नाम की चीज बनती है, किसी चीज को सही ठहराने को हम कहते हैं जस्टिफाई करना, है ना, जस्टिफाई है, जस्टिफाइड। चलिए कह रहा है जस्ट क्लोजर होना चाहिए, किसी भी चीज को हमें बंद कर देना है बिल्कुल सही तरीके से। अब वो कौन सी चीज है, कह रहा है ऑन इटालियन मरीन्स केस। इटली के जो मरीन्स हैं, इटली के जो नौ सैनिक हैं, उनके केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब देखो एक केस मालूम चलेगा हमें इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है द फोकस मस्ट बी ऑन एडिक्वेट कंपनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ फिशरमैन किल्ड बाय मरीन्स। कह रहा है जो फोकस है ना, जो सारा का सारा ध्यान है, वो मस्ट बी, वो होना ही चाहिए। अच्छा भाई, किस पे होना चाहिए, एडिक्वेट कंपेंसेशन पे। कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना, एडिक्वेट का मतलब होता है जो काफी हो, सफिशिएंट हो, इनफ हो। तो कह रहा फोकस जो है वो हर्जाने पे होना चाहिए, एडिक्वेट हर्जाने पे। और किन के लिए, परिवारों के लिए, मछुआरों के, फिशरमैन के। अच्छा ये कौन से फिशरमैन है, जो कि किल्ड थे, जो मारे गए थे इन मरीन्स के द्वारा, इन नौ सैनिकों के द्वारा। अभी मैं पूरी समरी बताऊंगा तो आपको कहानी मालूम चलेगी। सेंटेंस को समझ लें। सेंटेंस ये कह रहा है सबका अभी फोकस एक ही होना चाहिए, कैसे मछुआरों के परिवारों को एडिक्वेट कंपेंसेशन दिलाया जाए, वो मछुआरे जिनको इन मरीन्स ने 2012 में मारा था। सेंटेंस का सब्जेक्ट है फोकस, सेंटेंस की वर्ब है मस्ट बी। मस्ट एक मॉडल वर्ब होती है, कभी भी मॉडल वर्ब्स अकेले नहीं आती हैं, अपने बाद हेल्पिंग वर्ब, अपने बाद एक मेन वर्ब लेगी। अगर इनके बाद में कोई वर्ब ना आ रही हो, है ना, तो हम बी नाम की स्टेपनी को बीच में घुसाते हैं ताकि मॉडल वर्ब को एक मेन वर्ब मिल सके। तो फोकस मस्ट इसलिए लगा इसके बाद में बी। अगर ये बी मैं हटा दूं ना यहाँ पे, तो मस्ट को मेन वर्ब नहीं मिलेगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। एडिक्वेट देख लेना, जो काफी हो, सफिशिएंट हो, इनफ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। पहली चीज, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप सुबह में इसकी पीडीएफ ले सकते हैं।
आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करें उस पीडीएफ से, फिर शाम में अपनी जो है ना एक्सरसाइज को मेरे साथ करें ड्यूरिंग द वीडियो। इस चैनल के अंदर आपको ना सुबह मिल जाएगी कौन सा एडिटोरियल हम करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी साथ में वो पीडीएफ भी। दूसरी चीज़, एडिटोरियल पढ़ना मुश्किल होता है नए लड़कों के लिए, नई लड़कियों के लिए, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं गुमराह आपको बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो एडिटोरियल पढ़ने की बजाय सबसे पहले ग्रामर सीरीज को फॉलो करें। मेरे चैनल पे रखिए ग्रामर सीरीज, जहाँ मेरे चैनल के होम पेज पे सारे के सारे आपको शुरुआत से लास्ट तक वीडियोस मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको जाकर के फॉलो करें। इसमें शायद 22 वीडियोस आ चुकी है ना आधे घंटे की। अगर आपने इसको एक वीक में पूरा कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपके एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अब अच्छे से अच्छा आर्टिकल जो है पढ़ने के लिए एबल हो जाएंगे। 60-70% ग्रामर में करवा चुका हूँ। देखिए सही सलाह तो यही है, आप चाहे मुझे बड़ा भाई मान के समझें, टीचर मान के समझें, दोस्त मान के समझें, और अगर मुझसे बड़े हैं तो छोटा भाई मान के समझें, पर सही सलाह मैं आपको यही दूंगा, पहले अपनी ग्रामर दुरुस्त करें, उसके बाद आपको पढ़ने का मजा आएगा, रीडिंग करने में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए एक समरी दे देता हूँ। एनरिका लेक्से नाम की एक इटालियन जो है ना वो थी, शिप थी, उसने इंडिया के वाटर्स में आकर के, इंडिया की वाटर बाउंड्री में आकर के केरला के कुछ फिशरमैन को गोली मार दी। बाद में क्या बोला उन्होंने, हमें लगा ये फिशरमैन जो थे, ये फिशरमैन मछुआरे ना होकर के डाकू थे। उनको ऐसा लगा है ना उन इटालियन मरीन्स को। हमारी पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पकड़ करके जेल में डाल दिया। इटली से हमारे संबंध खराब हो गए। इटली ने बोला उनको छोड़ दो, हमने बोला नहीं छोड़ेंगे, है ना, इन्होंने हमारे मछुआरों को मारा है, अब इनको भी है जो हम फांसी पे लटकाएंगे। अब हुआ क्या, इस बीच इटली चला गया हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला ये दिया कि क्योंकि ये इटली के मरीन्स हैं, इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, आप अपने देश के अंदर इन पे जो है अपना कानून नहीं लगा सकते, आप इनको रिलीज करो और इन पे केस चलेगा, वो चलेगा इटली के अंदर। साथ ही साथ इटली की सरकार आपके देश के इन मछुआरों को थोड़ा सा कंपनसेशन देगी, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत अच्छा वाला, है ना, ताकि आपका जो हर्जाना है वो आपको मिल सके। अब इसके बाद हुआ क्या, हमारी कोर्ट को इस केस को बंद कर देना चाहिए था ताकि इटली से संबंध सुधरें और फटाफट हमारे पास हर्जाना आए। पर इसके उल्टा हुआ क्या, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम तो इस केस को बंद नहीं करेंगे जब तक एक एक पैसा वहां से नहीं आ जाता है। एडिटोरियल ये कह रहा है जब इंटरनेशनल कोर्ट ने बोल दिया है ना बंद कर दो, तो आपको बंद करके फटाफट इटली पे दबाव डालना चाहिए कि हर्जाना दो। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आप इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं और हो सकता है इसी से हर्जाना आने में जो ना देरी हो जाए। तो कह रहा हो सकता है आपका इंटेंशन अच्छा है, पर बावजूद इस अच्छे इंटेंशन के आप हर्जाने को लेट करवा दोगे। इस केस को बंद करो ताकि फटाफट अपने लोगों को पैसा मिल सके। तो बस ये इसकी समरी है आज की, शुद्ध देसी भाषा मैंने आपको बता दी है। कोशिश करना इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की। साथ में मैं आज आपकी टोन बता देता हूँ, टोन है सजेस्टिव, सजेशन दे रहा है सरकार को, आपको ये करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक देना वीडियो को और एक शेयर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस मैं रोज लाता हूँ। कह रहा इट मे सीम pragmatic to keep any pending litigation alive until all dues relating to it are paid and all legal issues are settled। कह रहा है इट में सीम, हो सकता है ऐसा दिखाई दे। अच्छा भाई क्या दिखाई दे, बहुत ही प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, हिंदी में बोलते हैं प्रैक्टिकल या व्यवहारिक, है ना। कह रहा हो सकता है ये बहुत ही प्रैग्मेटिक दिखता हो, व्यवहारिक दिखता हो। अच्छा क्या चीज, कीप करना, बनाए रखना किसी भी पेंडिंग कोर्ट केस को, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस, किसी भी पेंडिंग कोर्स को बनाए रखना। और क्या बनाए रखना भाई, अलाइव, जिंदा। तो कह रहा हो सकता है ये बहुत व्यवहारिक बात हो, किसी भी पेंडिंग कोर्ट केस को आप जिंदा रखें। अच्छा कब तक जिंदा रखें, जब तक सारी की सारी ड्यूज जो है, सारी की सारी जो बकाया जो है, जो इस केस से रिलेट करती है, इससे संबंधित है, आर पेड, है ना, वो जब तक पे नहीं की जाती। और कब तक, जब तक सारे के सारे लीगल इश्यूज जो हैं सेटल नहीं किए जाते, उनके ऊपर कोई फैसला नहीं आता। सिंपल सेंटेंस है ना। कह रहा हो सकता है ये बहुत व्यवहारिक चीज दिखे आपको, किसी भी पेंडिंग कोर्स को हमें केस को जिंदा रखना चाहिए जब तक उसके सारा बकाया पैसा ना आ जाए और जब तक सारे के सारे लीगल इश्यू उसके सेटल ना हो जाए। सिंपल सेंटेंस है। इट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मे सेम इसकी वर्ब है। व्यवहारिक को बोलते हैं प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक के सबके सब सिनोनिम्स हैं, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, लॉजिकल, रियलिस्टिक, चारों का मतलब होता है व्यवहारिक चीज, है ना। अच्छा ये जो मे है ना, मे, इस पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। यूं कहते हैं सर आपने मे सीम का मतलब होता है ये हो सकता है, मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, हमने माइट क्यों नहीं लगाया, हमने कुड क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल लगा सकते आप, ये तीनों ही फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मे, माइट और कुड। अब देखो मे जो है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, माइट की थोड़ी सी कम है मे से, और कुड की बिल्कुल लो इंटेंसिटी होती है। तो जब किसी चीज़ पे आपको ज़्यादा इंटेंसिटी देनी हो तो मे, जब कम देनी हो तो माइट, और जब बिल्कुल कम देनी हो तो कुड।
अब यहाँ पे सवाल आएगा किसी कमेंट सेक्शन में, सर मैं एग्जाम में क्या लगा के आऊँ, मे लगाऊँ, माइट लगाऊँ, कोड लगाऊँ। तो पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते जो सब्जेक्टिव हों। ये आपको लगता है मे है, उसको एग्जामिनर को लगता है माइट है ना, किसी तीसरे को पूछोगे लगेगा कुड है। तो पॉसिबिलिटी सबके हिसाब से अलग अलग हो सकती है ना। तो ये क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव। ये आपने मेरे साथ ना कॉन्सेप्ट सीखा है, इसको अपनी राइटिंग में अप्लाई करें यहाँ पे ना। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मे आएगा, माइट आएगा, कुड आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यू का मतलब होता है बकाया, पेंडेंसीज। कह रहा है however it is somewhat puzzling that the Supreme Court of India has said it would keep the Italian Marines case alive until hefty and adequate compensation is paid by Italy for the killing of 2 fishermen by its marine on February 15, 2012। कह रहा है हालांकि ये चीज somewhat puzzling है। पजलिंग मतलब जो पजल करे, समवट मतलब कुछ हद तक। कह रहा है हालांकि ये जो चीज है ना थोड़ी सी पजल करने वाली है, हमें जो है चकरा देने वाली है। दैट वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है कि ये कीप करेगी, बना करके रखेगी इस इटालियन मरीन्स के, इटली के 9 सैनिकों के केस को अलाइव, है ना, ये जिंदा रखेगी इस केस को। अच्छा कब तक रखेगी जिंदा? जब तक हैफ्टी बहुत मोटा और एडिक्वेट एकदम पर्याप्त जो कंपनसेशन है ना, जो हर्जाना है वो पे किया जाता है इटली के द्वारा किलिंग के लिए, मारने के लिए 2 मछुआरों को इसके मरीन्स के द्वारा फरवरी 15, 2012 को। तो कह रहा है ये थोड़ी सी पजलिंग सी बात है कि सरकार ने ये बोल दिया कि जब तक इटली पैसा नहीं देगी तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऐसा बोला, हम केस को जिंदा रखने वाले हैं। देखो ये सेंटेंस सिंपल है, इसमें अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का। पहले मैं इसकी वोकैबुलरी आपको बता देता हूँ, समझ गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक पैसा नहीं आ जाता इटली से ये केस तो जिंदा रहने वाला है, इस केस को हम इंडिया में बंद नहीं करेंगे। अब देख लो इसमें वोकैबुलरी है समवट का मतलब होता है कुछ हद तक, इसको आप स्लाइटली भी बोलते हो और टू सम एक्सटेंट भी बोलते हो। तो मतलब ये दोनों जो है ना फ्रेजेस, ये वाला फ्रेज और ये वाला वर्ड इस समवट की जगह आ सकते थे। इट इज स्लाइटली पसलिंग या इट इज टू सम एक्सटेंट पसलिंग। अच्छा हेफ्टी का मतलब होता है मोटा, वजनदार, बिग हो, बल्कि हो, सब्सटेंशियल हो, साइजेबल हो, छोटा मोटा ना हो, उसको कहते हैं हेफ्टी, है ना। अब ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है ना अपना वो देख लेते हैं आज का हम। अंटिल वाला कई बार मैं आपको करवा भी चुका हूँ, वैसे तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जितनी बार करवाओ उतनी बार कंफ्यूजन जो है कुछ लोगों की निकलेगी। एक काम करें आप तीनों सेंटेंसेस को देखें और इसमें मुझे आप एरर बताएं। कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने ऊपर लिख दिया है, अगर समझ सकते हो तो इससे समझ जाओगे। कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के तीनों में मुझे एरर बताएं। चलो देखो अनटिल, अनलेस और लेस्ट में अगर आप देखो ना तो मैंने ना को बोल्ड किया हुआ है। इसको करने का मतलब क्या है, अनटिल, अनलेस और लेस्ट में ना ऑलरेडी शामिल होता है। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, है ना। हिंदी में इसको ऐसे यूज किया जाता है। अब समझो इस चीज को कैसे यूज करना है इंग्लिश में। टेक रेस्ट अंटिल यू डू नॉट फील बेटर। हिंदी में क्या बोलोगे भाई, रेस्ट करो जब तक तुम फील ना करने लगो बेटर, जब तक तुम अच्छा फील ना करो तब तक रेस्ट करो। अब इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेट करते हो ना तो ऐसा बन जाता है टेक रेस्ट अंटिल यू डू नॉट फील बेटर। पर दिक्कत क्या है, अंटिल जो वर्ड है उसके अंदर ना ऑलरेडी शामिल है। अब क्या करें, ये जो नॉट वाला सिस्टम है ना अंटिल के बाद आ ही नहीं सकता, तो क्या करना है, टेक रेस्ट अंटिल यू डू नॉट निकाल दो, अंटिल यू फील बेटर। डू भी निकालना पड़ा क्योंकि नॉट की वजह से वो डू आया हुआ था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा तो टेक रेस्ट अंटिल यू फील बेटर का रेस्ट करो, आराम करो जब तक तुम अच्छा बेटर फील नहीं करते हो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ रहा हूं, इसमें एक एरर मैंने और छोड़ दी है, आप सोचो कौन सी वो एरर है। पहले दूसरा और तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वी विल गो आउट अनलेस इट डज नॉट रेन। हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो हम बाहर जाएंगे। हिंदी में तो यू बनता है पर इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है इसमें। अब जैसे ही मैंने अनलेस इट डज नॉट रेन लिखा तो अनलेस में भी ना था, ऑलरेडी नॉट था, तो ये नॉट 2 बार आ गया। इस नॉट को हमें निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। तीसरा देखो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम लेस्ट यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। टाइम को वेस्ट करना बंद करें, ऐसा ना हो कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें, मौके को चूक जाएं, ऐसा ना हो कि इसके लिए आप टाइम वेस्ट करना बंद करें। अब क्या करूं मैं, लेस्ट के बाद में नॉट नहीं आना चाहिए तो डू नॉट को निकाल दो, अनलेस लेस्ट यू मिस द अपॉर्चुनिटी। अब लेस्ट में एक और चीज होती है, इसके बीच में शुड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो लेस्ट में बीच में शुड आ सकता है, चाहे तो आप इसको रखो
चाहे आप इसको मत रखो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम लेस्ट यू शुड मिस द अपॉर्चुनिटी, या स्टॉप वेस्टिंग टाइम लेस्ट यू मिस द अपॉर्चुनिटी, दोनों का मतलब एक ही है। शुड आपको लगाने की इच्छा है, अगर लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, मतलब इसकी दोनों फॉर्म काम करती हैं, शुड के बिना और शुड के साथ में भी। तो इस तरीके से तीनों में ध्यान रखें, कभी भी इनके बाद में नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अब पहले वाले में एरर बता देता हूं आपको मैं, अगर आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, आई हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। अंटिल के अंदर डबल एल नहीं सिंगल एल आता है, वो जो डबल वाला होता है वो होता है बिना अंटिल के, बिना एन के टिल। टिल इज इक्वल टू अंटिल, टिल में आते हैं डबल एल, अंटिल में आता है सिंगल एल, दोनों का मतलब एक ही है। अंटिल थोड़ा सा फॉर्मल है और जो टिल है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है, तो कोशिश करेंगे आप अपनी राइटिंग में हमेशा अंटिल लिखें और बोलने में हमेशा टिल बोलें, है ना। तो टिल में डबल एल, अंटिल में सिंगल एल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर द कोर्ट हैड इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट अलाउ द क्लोजर ऑफ द ट्रायल अंटिल सच कंपेंसेशन इज पेड। कोर्ट ने ये इंडिकेट भी कर दिया है, कोर्ट ने इशारा भी दे दिया है, रेफर भी कर दिया है, हिंट भी मार दी है कि ये अलाउ नहीं करने वाली, इजाज़त नहीं देने वाली क्लोजर को बंद करने को इस ट्रायल के, इस कोर्ट केस के, जब तक कंपनसेशन हर्जाना पेड ना हो। जब तक हर्जाना ना आएगा, कोर्ट बोल रही है हमने इशारा दे दिया है, हम इसको बंद नहीं करेंगे। अब देखो वही बात हुई, अंटिल के बाद में हर्जाना ना आए, पर ना आए लिखने के बोलने के बावजूद हमने नॉट को नहीं लगाया, है ना। तो यहाँ पे ना आए हिंदी में निकल आया अपने आप ही अंटिल के लगने के कारण। तो इसमें दूसरा देखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वुड नॉट अलाउ। आप मुझे बता दो यहाँ पे विल क्यों नहीं आया और वुड क्यों आया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नरेशन का पार्ट है ये, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कर चुके हैं हम एक वीडियो के अंदर, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाली। यहाँ पे विल क्यों नहीं आया, हमने देखा था अगर डायरेक्ट टेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलें, बीच में दैट नाम के क्लॉज कंजंक्शन को लगाएं, तो विल को बदल देते हैं वुड में, मे को बदल देते हैं माइट में, और कैन को बदल देते हैं कुड में। तो आप देखो जब जब आपके पास पास्ट टेंस में कोई चीज चल रही हो ना, जैसे यहाँ पे सेड आ रहा है, यहाँ पे हैज इंडिकेटेड आ रहा है, तो दैट के बाद जो क्लोज आएगा उसमें कभी भी विल नहीं आएगा, वुड देखेंगे, मे की जगह माइट देखेंगे, और कैन की जगह हमेशा कुड देखेंगे। तो इस तरीके से चला जाए, हमेशा इस सेंटेंस के टेंस को देख करके आगे डिसाइड करेंगे कौन सी मॉडल आप लगाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एंड it has ordered that the families of the victims be heard on this matter। और इसी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि परिवार जो हैं विक्टिम्स के, उन शिकारों के, उनको हियर किया जाए, उनको सुना जाए इस मैटर के ऊपर। ऐसा इस कोर्ट ने ये भी कह दिया है। आज ग्रामर थोड़ी सी हैवी है, आप इसमें बी हर्ड जो देख रहे हो ना यहाँ पे, बी हर्ड, क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो। यहाँ पे ये बी हर्ड क्या काम कर रहा है, क्यों ये लगा हुआ है, और इसका क्या मीनिंग है ना। चलो बता देता हूँ, ये सब्जेक्टिव मूड होता है, इसको भी हमने आज के ग्रामर कॉन्सेप्ट में डाला है। फटाफट देखेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनके बाद में हमेशा सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर होगा। और सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है, आपकी कोई इच्छा है, कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो आप वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करें उस मूड को यूज करने के लिए उस सेंटेंस के अंदर, है ना। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे बेस फॉर्म को तो भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसको इंप्रूव करना होगा तो बेस फॉर्म को आपको यूज करना चाहिए इन वर्ब्स को देख करके। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं एग्जांपल से कैसे करना है इसको। द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द मिनिस्टर, अब यहाँ पे कुछ डालना है अपने को, है ना। तो वैकेट नाम की वर्ब को आपको डालना है, दैट द मिनिस्टर वैकेट द मिनिस्ट्री। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मिनिस्टर साहब अपनी मिनिस्ट्री की कुर्सी को छोड़े। अब देखो ऑर्डर आ गया, है ना। अब दैट के बाद में दूसरा क्लोज भी आ गया। जैसे ही आपने ऑर्डर देखा ना, ऑर्डर इन वर्ब्स में से एक वर्ब देखी और दैट नाम की कंजंक्शन देखी, आपको पता लग जाना चाहिए जो क्लोज दैट के बाद आएगा उसमें सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर होगा, क्योंकि ऑर्डर, विश, कमांड, सजेशन, रिकमेंडेशन, ये सब के सब सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करते हैं, है ना। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, की, है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव मूड को करते हैं ट्रिगर। अब देखो इसको करना कैसे, आप एक काम करो, यहाँ पे जहां पे आपको वर्ब डालनी हो वहां पे लिख दें शुड, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो वर्ब दी हुई ना, वर्ब, उस वर्ब को आप बेस फॉर्म में डाल करके लिख दें। इससे क्या होगा, आप गलती नहीं करेंगे। शुड वाली ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूं। शुड के बाद में वैकेट की कोई फॉर्म नहीं आ सकती सिवाय वैकेट के, वैकेट ही आएगा, चाहे एक मिनिस्टर है चाहे 10 मिनिस्टर हैं, वैकेट्स भी नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा,
vacate. The court ordered that the minister should vacate the ministry. अब इतना जब आप कर दो ना, इस should को आप हिडन कर दें, सिर्फ आपकी समझ के लिए था, वास्तव में इसको नहीं लगाना है। अब आपका सेंटेंस कैसा बना? The court ordered that the minister vacate the ministry. समझे मेरी बात को? ऐसे इस तरह से आपको चूज करना है कौन सी वर्ब लगेगी। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि मिनिस्टर को देख करके अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे बिना शुड को इमेजिन किए तो आप वैकेट्स लिखने वाले हो। दैट द मिनिस्टर वैकेट्स द मिनिस्ट्री। जैसे ही आपने एस लगाया, यही आपसे वो करवाना चाहता है एग्जाम में, है ना। आप एस लगाओ और आपके नंबर काट ले वो। तो हमेशा इमेजिन करें बीच में शुड पड़ा है, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो, दैट के बाद उसकी वर्ब आएगी बिना इसके, आपको उसको बेस फॉर्म में यूज करना है। वैसे ही एसेंशियल नाम का एडजेक्टिव भी ट्रिगर करता है। इट इज एसेंशियल दैट शी बी एट द मीटिंग। तो मैं बीच में क्या करूंगा? शुड को लगाऊंगा। शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो तो हम बीच में फिक्स कर देते हैं बी नाम की स्टेपनी को। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज एसेंशियल दैट शी शुड बी एट द मीटिंग। अब क्या करो? इस शुड को बीच में से भूल जाओ। इट इज एसेंशियल दैट शी बी एट द मीटिंग। अगला देख लो। अब देखो क्रूशियल नाम का एडजेक्टिव है, ये भी यही काम करता है। इट इज क्रूशियल दैट आवर ऑर्डर डिलीवर इन टाइम बाय योर कंपनी। अब मैं क्या करूं? यहां पे सबसे पहले शुड लगा दो। एसेंशियल आपने देखा, क्रूशियल देखा, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए दैट के बाद में सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर होगा। शुड के बाद में क्या लगाओगे? डिलीवर की बेस फॉर्म लगाओगे, डिलीवर। इट इज क्रूशियल दैट आवर ऑर्डर शुड डिलीवर इन टाइम बाय योर कंपनी। अब दिक्कत क्या है इसमें? ऑर्डर तो कुछ डिलीवर करेगा नहीं, ऑर्डर तो कोई चीज को ला करके देगा नहीं, ऑर्डर को डिलीवर किया जाएगा। इस केस में आप इसको पैसिव में बदल देंगे, दैट आवर ऑर्डर शुड बी डिलीवर्ड इन टाइम बाय योर कंपनी। समझ लो ना, ऑर्डर तो डिलीवर करेगा नहीं किसी को, मतलब हमें पैसिव की जरूरत थी। हम शुड के बीच में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे और फिर शुड को निकाल दो। इट इज एसेंशियल दैट आवर ऑर्डर बी डिलीवर्ड इन टाइम बाय योर कंपनी। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप इससे पहचान सकते हैं कैसे सब्जेक्टिव मोड को आपको यूज करना है। इसमें कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं मेन क्लोज के साथ में, मैं उनको भी डाल देता हूं। नेसेसरी, एसेंशियल, क्रूशियल, की, इंपोरेटिव, इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरह से एडजेक्टिव आ जाए या ये वर्ब्स आ जाए मेन क्लॉज में, तो आपको सब्जेक्टिव मोड को ट्रिगर करवाना है दैट के बाद। बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है ये, एसएससी का तो ये हर साल का पेट कॉन्सेप्ट है। इस पे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो सीखिए आप इसको। आज का क्विज है, ये जो दो ग्रामर कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एक बार क्विज दिखा देता हूँ, आप इसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे, आप एबल होंगे इसको जो ना क्विज को सॉल्व करें। डालना कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है once union government has declared that it would abide by the ruling of the Permanent Court of Arbitration या PCA at The Hague, which granted immunity to the Marines and favored Italy as the appropriate jurisdiction where they would be tried या they could be tried for their crime, it does not seem proper to delay the process of bringing closer to the matter। लंबा सेंटेंस है, देखो मैं पीस बाय पीस इसके करता हूँ। एक बार जब, वंस, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि ये अवॉइड बाय होगी, सख्ती से फॉलो करेगी उस रूलिंग को, उस फैसले को जो है PCA नाम की कोर्ट का, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। ये कोर्ट जो कि बेस्ड है हेग नाम की सिटी के अंदर। कह रहे ये वो कोर्ट है विच, जिसने ग्रांट किया दिया इम्यूनिटी को, रक्षा को, किनको? इन मरीन्स को। इम्यूनिटी देने का मतलब क्या है? इंडिया में आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, यू आर इम्यून टू इंडियन पुलिस। तो कह रहे ये वो कोर्ट है जिसने इम्यूनिटी दिया इन मरीन्स को, इन नौसैनिकों को, और ये वही कोर्ट है जिसने फेवर किया इटली को एक अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन की तरह। इटली इज द अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन, सारा अधिकार क्षेत्र इटली के पास है। कह रहा वो जुरिस्डिक्शन जहां पे इनको ट्राई किया जा सकता है, इन मरीन्स के ऊपर केस चलाया जा सकता है इस क्राइम के लिए, इस हत्या के लिए। कह रहा एक बार जब ऐसा हुआ हो, उसके बाद क्या हुआ? कह रहा है इट डज नॉट सीम, ऐसा सही नहीं दिखता है हमें, प्रॉपर नहीं दिखता हमें, सीम सही नहीं होता है। डिले करना, देरी से लाना इस प्रोसेस को, और कौन सी प्रोसेस? जो कि ब्रिंग करने की, लाने की एक क्लोजर को इस मैटर के ऊपर। तो कह रहा है एक बार जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये PCA की रूलिंग को मानेगी, वो PCA जिसने बोला है कि इटली के अंदर केस चलेगा और इटली में ही इसके जो इसका जो क्राइम है उसकी सजा इसको मिलेगी, इंडियन गवर्नमेंट नहीं देगी। कह रहा जब हमारी सरकार ने इसको मान लिया पब्लिकली, तो कह रहा ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है कि ये डिले करे इस प्रोसेस को जो है
है इस केस को खत्म करने की। जब सरकार ने मान लिया हम कोर्ट की बात को मान रहे हैं, तो फिर ये केस को इंडिया की कोर्ट में चलाने के पीछे आपका क्या मकसद है। सेंटेंस समझ गए ना। चलो अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली वोकैबुलरी और ग्रामर पे। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते रहना ना। यूनियन गवर्नमेंट की जो वर्ब है हैज डिक्लेयर्ड, इट की वर्ब है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है सख्ती से फॉलो करना, इसके बाद में बाय फिक्स है। वैसे इसका सिनोनिम होता है अडर, उसके बाद में टू फिक्स है। तो अबाइड बाय इज इक्वल टू अडर टू, पर ये बाय और टू को इनसे आप अलग नहीं कर सकते हो। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। परव्यू बोल दो, टेरिटरी बोल दो, स्कोप बोल दो, दायरा बोल दो, अधिकार क्षेत्र। एप्रोप्रिएट होता है जो सही हो, उचित हो, करेक्ट हो, रीजनेबल हो। ट्राई वर्ब के दो मीनिंग है। एक तो आप करते हो कोशिश करते हो, आई एम ट्राइंग टू डू दिस, मैं इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा ट्राई का मतलब होता है केस चलाना किसी के ऊपर। शी ट्राइड टू अटेंड द मीटिंग बट कुड नॉट रीच इन टाइम, उसने मीटिंग को अटेंड करने की ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन वक्त पे नहीं पहुंच पाई। दूसरा देखो, शी वॉज ट्राइड इन द कोर्ट फॉर प्लेजरिज्म, उसको कोर्ट में प्लेजरिज्म के लिए ट्राई किया गया। प्लेजरिज्म होता है किसी और की राइटिंग को चुरा करके अपना बना लेना। किसी की किताब लिखी हुई है, उसके 4 पन्ने तुमने उखाड़े और अपनी किताब में डाल के बोला ये मैंने लिखी है ना, तो इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। अगर उसको ट्राई किया गया, उस पर केस चलाया गया कोर्ट के अंदर प्लेजरिज्म के लिए, ठीक है ना। तो ट्राई वर्ड दोनों तरह से काम करती है, दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए इस वर्ड के। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक कन्फ्यूजन वाली चीज है, इसके अंदर आज मुझे भी कंफ्यूजन हुई, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये हेग के आगे आप द देख रहे हो, आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीखा है, कुछ देशों के नाम के आगे द लगता है, जैसे कि यूके, यूएसए, यूएसएसआर, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, बहामास, यूएई, है ना। इन सब में पीछे या तो एस आएगा, इन सम कंट्रीज के नाम के पीछे या तो एस आ रहा है, या इनके नाम से आपको फील होगा कि ये कई सारे टापुओं से मिलकर के बनी है। जैसे कि वेस्ट इंडीज, पीछे एस आ रहा है। जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो बहुत सारे एमिरेट्स हैं, उनसे मिलकर के बना है यूएई, है ना। वैसे ही जो यूएसए है, यूएसएसआर है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सब यूनाइटेड है। तो इनके आगे हम एस लगाते हैं, इनके आगे हम द लगाते हैं, क्योंकि इससे हमें मालूम चलता है ये कंट्रीज प्लूरलिटी को दिखाती हैं, कई चीज़ों से मिलकर के बनने वाली कंट्री हैं। पर आपने आज तक नहीं देखा होगा किसी सिटी के नाम के आगे द लग रहा हो। हेग जो है नीदरलैंड की एक सिटी है, शायद एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, उसके आसपास ये कहीं पे ये हेग है ना, सारे हेडक्वार्टर्स यहीं पे होते हैं ज़्यादातर। तो हेग के आगे द लगा हुआ है। मैंने आज इसको रिसर्च किया, मैंने पाया 3 ऐसी सिटीज है दुनिया में जिनके नाम के आगे द आता है, क्योंकि इनके नाम दूसरी लैंग्वेज से आए हैं, उस लैंग्वेज में इन्होंने द लगा रखा था। तो द एक लगता है हेग नाम की सिटी के आगे, एक लगता है अमेरिका में वर्जीनिया है, और एक अमेरिका में डलस। तो डलस, वर्जीनिया और हेग नाम की 3 सिटीज के आगे द हमेशा फिक्स है। पहले यूक्रेन के आगे भी लगा करता था, पर आजकल यूक्रेन के आगे नहीं लग रहा पिछले 50 सालों से। तो याद रखें आप, सिटीज तो आप, कंट्रीज तो आप जानते ही हैं, आज मैं आपको सिटीज भी बता रहा हूँ 3 जिनके आगे हमेशा आप द को फिक्स करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर वन थिंग, एक बात तो ये आप बताते हो ना यार ये चीज प्रॉपर नहीं लग रही है ना, दिस डज नॉट सीम प्रॉपर। अब क्यों नहीं लग रही है वो बता रहा है। कह रहा फॉर वन थिंग, एक कारण तो ये, कह रहा जो पीसी है ना, द पीसी है एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी या UNCLOS हैज इटसेल्फ रूल्ड दैट इंडिया इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ लाइफ, फिजिकल हार्म, material damage to property and moral harm suffered by the captain and crew member of St. Anthony. The fishing vessel involved and mandated negotiations on the quantum. देखो कितना लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखो इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको पढ़ने से मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मेरे तरीके से पढ़ो आप इसको, कितना इजी बन जाएगा ये आपके लिए। कह रहा पहला कारण तो ये, फॉर वन थिंग, पहला कारण तो ये जो PCA नाम की कोर्ट है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग में है, कह रहा जो कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी है, जो कि एक फैसला देने वाली ट्रिब्यूनल भी है। ट्रिब्यूनल तो समझ ले पंचायत है ना, फैसला देने वाली एक पंचायत भी है। और ये वो पंचायत है जो एडजुडिकेट करती है, जो फैसला सुनाती है, जो सेटलमेंट करती है डिस्प्यूट का, और किसके अंदर, इस UNCLOS के अंदर। ये एक कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसमें अगर सी के ऊपर कोई क्राइम हो, समंदर में कोई क्राइम हो, तो उसके ऊपर ये फैसला सुनाएगी। तो कह रहा पहला कारण तो ये, जो ये कोर्ट है, जो ऐसी एक कोर्ट है और जो फैसले सुनाती है डिस्प्यूट पे, इस लॉ के, इस कन्वेंशन के नीचे। कह रहा इस कोर्ट ने जो ना PCA ने, अब इसकी वर्ब आ गई, इटसेल्फ रूल्ड, इस कोर्ट ने खुद ने ये रूल किया है, खुद ने फैसला दिया है कि इंडिया एंटाइटल्ड टू है
इंडिया पूरी तरह से हकदार है। अच्छा, अब किस चीज़ के लिए भाई? कंपेंसेशन के लिए, हर जाने के लिए। अच्छा, किस चीज़ का हर जाना? एक तो लॉस ऑफ लाइफ का, जिंदगियों के नुकसान का। दूसरा फिजिकल हार्म का, फिजिकली इनको नुकसान पहुंचाने का। तीसरा मटेरियल डैमेज टू प्रॉपर्टी का, इन मछुआरों की नाम डुबोदी, मटेरियल डैमेज किया इनकी प्रॉपर्टी का। और चौथा मॉरल हार्म, जो इनको नैतिक हार्म हुई है, बाहर से आकर के कोई मार के चला गया है ना, करे ये सब चीज़ों के लिए कंपेंसेशन इंडिया को मिलेगा, ऐसा हकदार इसको इंडिया को बनाती है। और ये कह रहे ये सारी चीज़ें वो हैं जो सफ़र की गई हैं उस कैप्टन और क्रू मेंबर के द्वारा जो सेंट एंटनी शिप पे उस दिन सवार थे। तो इस बोट के अंदर थे सेंट एंटनी, तीनों मछुआरे और उनके क्रू मेंबर्स। कह रहे ये वो बोट है जो फिशिंग वेसल थी, जो कि नाव थी एक और इन्वॉल्व थी। कह रहे ये जो काम है ना, इस कोर्ट ने किया, इस पीसीए नाम की कोर्ट ने ऐसा रूल किया। अब देखो, इस पीसीए नाम की कोर्ट ने एक और काम किया है। कह रहे पीसीए मैंडेटेड, इसने मैंडेट भी कर दिया, इसने इस चीज को जरूरी भी बना दिया। क्या बना दिया? कि निगोशिएशन जो है ना, मोल भाव जो है, बातचीत है, उस पे हो क्वांटम के ऊपर। जो भी हर्जाना देना है, उसकी जो भी अमाउंट है, उसकी जो भी क्वांटिटी है, उस पे इटली इंडिया से आकर के मोल भाव या बातचीत करे। देखो, अब सेंटेंस इजी बना ना, अब ध्यान से समझना, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पढ़ सकता है, इसको हवा ना बनाए, सिंपल होता है बिल्कुल ये। पहली चीज़ तो ये पीसीए जो इस टाइप की कोर्ट है और जो फैसलों की सुनवाई करती है, निपटारा करती है, इस कन्वेंशन, इस इंटरनेशनल ट्रीटी के नीचे इसने खुद ने ऐसा फैसला दिया है कि इंडिया पूरी तरह हकदार है उस हर्जाने के लिए जो इस चीज़ का है, इस चीज़ का है, इस चीज़ का है और इस चीज़ का है। और ये वो चारों चीज़ें हैं जिनको सहा गया है, सफ़र किया गया है कैप्टन और क्रू मेंबर्स मछुआरों के द्वारा सेंट एंटनी नाम की इस बोट के। ये वो बोट है जो फिशिंग वेसल थी, जो कि फिश करने वाली मछुआरों की बोट थी, वेसल थी और इन्वॉल्व थी इस पूरे काम के अंदर। और कह रहा है इसी पीसीए ने, जिसने ये एजुकेट करता है ना, ये कह रहे यही पीसीए ने रूल करने के साथ साथ ये मैंडेट भी किया है, जरूरी बनाया है कि निगोशिएशन हो, बातचीत हो, उसके क्वांटम पे हर्जाने के कितना अमाउंट का हर्जाना इंडिया को देना है। आई थिंक अब समझ गए होंगे, लंबे सेंटेंस है पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। वर्ड आपने मेरे साथ देख लिए हैं। एंटाइटल्ड के बाद में टू फिक्स है, इसको आप नहीं हिला सकते। एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है हकदार। द सोल्जर्स मस्ट बी गिवन द रिस्पेक्ट दे आर एंटाइटल्ड टू। फौजियों को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अब देखो, एंटाइटल्ड के बाद में यहाँ टू लगाने का आपका मन नहीं करेगा, आप सोचोगे दे आर एंटाइटल्ड लिख के छोड़ देता हूँ, पर भाई टू नाम की फिक्स प्रपोजिशन है तो फिक्स है, टू यहाँ पे जरूर लगाना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी का ये कहना था सर ग्रामर बीच में मत बताया करो। अगर मैं तुम्हें ग्रामर अलग से बता दूं और तुम उसको इंप्लीमेंट करना ना सीखो तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर है ना। तुम्हें ग्रामर मैंने ग्रामर सीरीज में सिखा दी, अब जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसमें मैं तुम्हें इंप्लीमेंट करके ना दिखाऊं तो तुम उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे अपनी जिंदगी के अंदर। इसलिए कोशिश करता हूं जहां पे जो कॉन्सेप्ट मेरे को दिखता है मैं आपको रिलेट करके ग्रामर सीरीज से बता देता हूं, ताकि आप सीखें कैसे एरर को फाइंड आउट करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर दूसरा काम ये सेकेंड, it hardly needs emphasis that the pendency of matter in court should not become a bargaining point that delays the reaching of a fair settlement। कह रहा दूसरी चीज ये बड़ी मुश्किल से ही जरूरत है इसको, इसी emphasis की बहुत ही कम जरूरत है इसको किसी जोर देने की इस चीज को, दैट वो ये कि जो पेंडेंसी है ना, जो बकाया होने का काम है इस मैटर का कोर्ट में, वो नहीं बनना चाहिए एक बार्गेनिंग पॉइंट, एक मोल भाव का मुद्दा जो कि डिले करेगा रीच करने को, पहुंचने को एक फेयर सेटलमेंट को। तो अगर अब ये कहने की जरूरत नहीं है, इंडिया को समझाने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट केस चला करके आप इटली पे दबाव नहीं डाल सकते। अब ऐसा कहीं बोलो कि हम तो कोर्ट केस चला रहे हैं, बार्गेन करने लग जाओ कि नहीं नहीं इतने पैसों में काम नहीं चलेगा, इतने पैसे दो फिर कोर्ट का इस केस हम जो बंद करेंगे। तो कह रहा है इस बात पे भी इंफोसिस डालने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला है, जो मैटर है पेंडिंग है, उसको आपको बार्गेनिंग पॉइंट नहीं बनाना है। कहीं ऐसा ना हो इससे करंट जो है सेटलमेंट मिल रहा हो वो भी डिले होकर के आपको मिले। कह रहा है कंटिन्यूइंग हियरिंग्स may also be seen as India being reluctant to cease all criminal proceedings against the Marines as per ruling। कह रहा कंटिन्यू करने का काम है जो हियरिंग्स को चालू रखने का काम है, उसको ऐसे भी देखा जा सकता है। और कैसे कि इंडिया है रिलक्टेंट, इंडिया के होने के अनिच्छुक, और किस चीज़ को तैयार नहीं इंडिया, सीज करने को, बंद करने को, सारी की सारी आपराधिक प्रोसीडिंग्स को इन मरीन्स के, इन 9 सैनिकों के खिलाफ एज पर द रूलिंग, ऊपर वाली पीसीए कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से। तो पीसीए ने बोला कोर्ट केस बंद कर दो, पर इंडिया बंद नहीं कर रहा। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इंडिया पीसीए की बात को मानने को रिलक्टेंट है, अनइच्छुक है। समझ गए ना सेंटेंस को। रिलक्टेंट के सिनोनिम है अनविलिंग, किसी काम को करने को आप तैयार नहीं है। सीज का मतलब है एंड करना है, स्टॉप होना किसी चीज का। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द कोर्ट्स रिजॉल्व टू ऑब्टेन एडिक्वेट
and hefty compensation for the families of the victims is welcome, though it would be difficult to have a judicial determination of what क्वांटम वुड सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। अब देखो ये दूसरा पहलू बता रहा है, कोर्ट हो सकता है देश के भले के बारे में सोच रही हो, तो कह रहा है कोर्ट का जो रिजॉल्व है ना, जो कोर्ट ने रिजॉल्व डिटर्मिनेशन, जो फैसला, जो संकल्प ले लिया है कि हम ऑब्टेन करेंगे पर्याप्त जो है और मोटे कंपनसेशन को, हम पहले मोटा और पर्याप्त एडिक्वेट हर्जाना लेंगे। अच्छा, किन के लिए लेंगे? परिवारों के लिए, विक्टिम्स की, इन शिकारों की। कह रहा है जो कोर्ट का रिजॉल्व है ना, ये जो संकल्प है इज वेलकम, इसका बहुत बहुत स्वागत है, कोर्ट का मानना बिल्कुल सही है। कह रहा है दो हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा रखना एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन को, एक कानूनी निर्धारण को, और किस चीज़ का, कि कौन सा क्वांटम, कौन सी अमाउंट सेटिस्फाई करेगी, क्वांटम सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा इन रिक्वायरमेंट्स को, इन जरूरतों को। तो कह रहा कोर्ट बिल्कुल सही है, वो मानती है कि हम केस को चालू रखते हैं जब तक पैसा ना मिल जाए, लेकिन कोर्ट कैसे फैसला कर सकती है कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये फैसला तो इंडिया और इटली की सरकारें मिलकर के आपस में करेंगी, ना कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटम का मतलब देख लेना, अमाउंट को, क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्वांटम, यहाँ पे मनी की बात हो रही है क्वांटम से। कह रहा द सेंटर may have approached the top court for formal permission to close the pending trial proceedings as a matter of abundant caution। कह रहे सेंटर ने अप्रोच किया हो सकता था, may have प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताऊंगा चलो बाद में, है ना। सेंटर अप्रोच कर सकता था टॉप कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, आधिकारिक परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए, ताकि क्लोज कर पाए इस पेंडिंग ट्रायल को, इस पेंडिंग कोर्ट केस को, इसकी प्रोसीडिंग्स को, और कैसे एक उस मुद्दे की तरह एज अ मैटर ऑफ जो है अबंडेंट कॉशन का, जो है बहुत सारी सावधानी का। तो कह रहे हैं सेंटर सावधानी रख कर के हिसाब से, सावधानी रखने के हिसाब से टॉप कोर्ट के पास जाकर कह सकता था कि आप जो है इस केस को बंद कर दो। कहने का मतलब ये है कि सेंटर जो है उसके रिश्ते बिगड़ गए इटली के साथ, इटली इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी बोल दिया केस को बंद कर दो, तो सेंटर इस चीज़ का ध्यान रख सकता था कि इटली से संबंध सुधारे जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोल सकता था कि भाई अब इस केस को बंद करवा दो ताकि हम इटली से फिर से रिलेशन बना सकें। कह रहा बट लेकिन एज फार एज द लॉ गोज इट कुड हैव अप्रोच्ड द ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC। कह रहा लेकिन एज फार एज द लॉ गोज, जहाँ तक लॉ की बात है ना, जहाँ तक कानून जाता है, कानून के हाथ पहुँचते हैं, जहाँ तक लॉ की बात है, ये अप्रोच कर सकता था ट्रायल कोर्ट को, छोटी कोर्ट को भी, और खुद जाकर के इटसेल्फ। और कैसे? कह रहा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, सरकारी वकील के जरिए। और क्यों? ताकि विड्रॉ किया जा सके प्रोसिक्यूशन से, इस कोर्ट केस से, सेक्शन 21 के अंदर, जो कि CRPC में चल रहा है। कह रहा टॉप कोर्ट के पास अगर जाने में शर्म आती थी तो छोटी कोर्ट के पास अपने वकील को भी भेज सकता था सेंटर, क्योंकि लॉ कहता है आप छोटी कोर्ट से भी केस को बंद करवा सकते हो, है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? सरकारी वकील को बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आगे बढ़ते हैं, अभी बताएगा आगे क्यों हो रहा है ऐसा। कह रहा टू मैनी legal tangles have already caused enough diplomatic rupture in the progression of Enrica Lexie Saint Anthony case since 2012। कह रहे टू मैनी, बहुत सारे लीगल टेंगल्स जो है ना, कानूनी गुत्थियां जो हैं, उलझन जो हैं, ऑलरेडी कोज कर चुकी हैं, ऑलरेडी कारण बन चुकी हैं बहुत सारी राजनीतिक या डिप्लोमेटिक, है ना। रप्चर का मतलब होता है खाई, है ना, बीच में आपके दो लोगों के बीच में जो मनमुटाव आ जाता है उसको कहते हैं रप्चर। कह रहा है ऑलरेडी बहुत सारे जो लीगल टेंगल्स, जो उलझन है, उन्होंने बना दिया है, कोज कर दिया है एक डिप्लोमेटिक रप्चर को। और किसमें? प्रोग्रेशन में, कार्रवाई में, इस एनरिका लेक्सी सेंट एंथनी केस के अंदर 2012 से। कह रहा ऑलरेडी सेंटर ने इतने सारे लीगल कदम उठाए हैं कि 2012 से केस आज तक ना इटली कर पाया इसको पूरा, ना इंटरनेशनल कोर्ट कर पाई, ना इंडिया कर पाया। तो इन टेंगल्स को हमें सुलझाना है, इन उलझनों को दूर करना है। टेंगल वर्ड को देख लेना, कॉम्प्लिकेशन, उलझन, गुत्थी, इसको बोला जाता है टेंगल, है ना। इसको नॉट भी बोलते हैं, NOT, नॉट। रप्चर का मतलब होता है खाई, दो लोगों के बीच की मनमुटाव, इसको ब्रीच बोल दो, फिशर बोल दो, फ्रैक्चर बोल दो, स्प्लिट बोल दो, खाई को बोलते हैं, है ना। कह रहा आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which says Parliament may enact a law to give effect to any international treaty or convention has been cited to argue that in view of the arbiter court's finding on jurisdiction being in conflict with Supreme Court's ruling in 2013 that the Union government alone can try the case, a law may be needed before the trial is closed। अब देखो ये मैक्सिमम लिमिट है
कितने कॉन्फ्यूजिंग कोई सेंटेंस हो सकते हैं। इसके बाद आप देख लेना, मैंने तो नहीं पढ़े, इससे बड़े और इससे लंबे और इससे कंफ्यूजन भरे सेंटेंसेस को कोशिश करो सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आर्टिकल 253 है, हमारा सब्जेक्ट है। किसका है भाई ये? कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है? जो कि से ऐसा कहता है, सेज कि पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है, एक्ट बना सकती है एक नए लॉ के ऊपर, एक नए लॉ को लेकर के आ सकती है कानून को। कह रहा क्यों? ताकि गिव इफेक्ट कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, अमली जमा पहना पाए किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को और कन्वेंशन को, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को या समझौते को। कह रहे जो आर्टिकल 253 है ना, इसको साइड किया गया है। ये वो वाला आर्टिकल जो इतनी पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को, इसको हवाला दिया गया है। समझ रहे हो ना कैसे बना है? हवाला दिया गया है इस चीज को आर्ग्यू करने के लिए। अब दैट लगा के बता रहा है ये वाली चीज, देखो कौन सी चीज है। कह रहा है कि इन व्यू ऑफ, देखते हुए आर्बिट्रल कोर्ट की फाइंडिंग को ज्यूरिसडिक्शन के कॉन्फ्लिक्ट होने के अंदर, देखते हुए पीसीए नाम की जो कोर्ट है जो हेग में बैठी है, उसकी इस फैसले को, फाइंडिंग को, जो कि है ज्यूरिसडिक्शन के अधिकार क्षेत्र के इन कॉन्फ्लिक्ट होने की, बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है इसका? किससे अलग है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से, सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले से जो 2013 में दिया गया था। और वो क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले वो ही ट्राई कर सकती है इस केस को। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार कर सकती है। आर्बिट्रेट कोर्ट ने बोला कि ये जो है ना भारत सरकार के जुरिसडिक्शन से बाहर है। तो कह रहा है इसको साइड किया गया है, इस आर्टिकल 253 को, इस चीज को आर्ग्यू करने के लिए कि ये काम हो चुका है ना, दोनों कोर्ट का अलग अलग मामला है। कह रहा है इसके लिए एक लॉ की जरूरत होगी, मे बी नीडेड, हो सकता है उसकी जरूरत हो, और किससे पहले? इससे पहले कि ट्रायल को क्लोज किया जाए। तो गवर्नमेंट बहाने बना रही है, कह रही है क्या कि पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके पास ये वाली पावर्स हैं किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को गिव इफेक्ट करने की। और लॉ बनाना पड़ेगा क्योंकि पीसीए ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खराब करने के लिए और इस पीसीए के फैसले को मानने के लिए हमारी पार्लियामेंट को एक नया लॉ बनाना पड़ेगा। जब वो बनाएंगे, कोरोना खत्म होगा, उसके बाद हम इस केस को बंद कर देंगे। समझ गए ना? तो ऐसा बहाना देकर के सेंटर ने केस को चालू रखने की मांग कर दी है। मैं मानता हूं सेंटेंस लंबा है, सेंटेंस कंफ्यूजिंग भी है, पर पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तरीका मैं आपको बता सकता हूं, मेहनत से कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस की जरूरत है, रोज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखने वाला इसमें कोई नया वर्ड आया नहीं। गिव इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, है ना, किसी चीज को अमली जमा पहनाना। इन व्यू का मतलब होता है कंसीडरिंग, इस चीज को देखते हुए। कर द केस, हाँ, कह रहा है दिस इज जस्ट नीडलेस क्विबलिंग, ये बस वही बात कर रहा है। कह रहा है ये जो ऊपर वाली चीज है ना जो तुमने करी है अभी, कि हम एक बनाएंगे, एक लॉ बनाएंगे, फिर इटली का केस बंद करेंगे। कह रहा है दिस इज, ये है बिना काम की, बिना जरूरत की क्विबलिंग। क्विबलिंग का मतलब होता है नोक झोंक, जो मियाँ बीवी करते हैं ना पुराने बूढ़े, इसको कार्पिंग बोलते हैं, बिकरिंग बोलते हैं, स्क्रैबलिंग बोलते हैं। तो कह रहा है बिना बात की नोक झोंक है ये। कह रहा है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, द कॉन्फ्लिक्ट हैज सीज्ड आफ्टर इंडिया अग्रीड टू अवॉइड बाय द ट्रिब्यूनल्स रूलिंग इन कीपिंग विद इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर यूएनसीएलओस। कह रहे जो कॉन्फ्लिक्ट की आप बात कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट का और हेग की कोर्ट का, वो कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म ही हो गया। और कब? जब इंडिया ने अग्री कर लिया, मान गया वो कि हम फॉलो करेंगे, अवॉइड बाय करेंगे ट्रिब्यूनल के फैसले को। और क्यों? कीप विद करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारी ऑब्लिगेशन को, हमारे कर्तव्य को, हमारी ड्यूटी को, जो यूएनसीएलओएस नाम की ट्रीटी के नीचे है। तो जैसे सरकार ने बोला कि हेग की बात हम मानेंगे क्योंकि यूएनसीएलओएस हमें ऐसा कहता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और इस कोर्ट का झगड़ा वहीं पे खत्म हो गया था। क्विबलिंग वर्ड को नोट कर लेना। बिकरिंग बोलते हैं, कार्विंग बोलते हैं, स्क्वैबलिंग बोलते हैं, नोकझोंक बोलते हैं। कीप विद करना, बनाए रखना। ऑब्लिगेशन आपकी कमिटमेंट्स, आपकी लायबिलिटीज हैं। कह रहा है इंडियाज फोकस should now be on negotiating for compensation and ensuring a purposive criminal trial in Italy। कह रहा है इंडिया का जो पूरा ध्यान है ना, फोकस है ना, अब होना चाहिए, शुड नाउ बी, निगोशिएट करने पे, मोल भाव करने पे, एक हर्जाने को, ज़्यादा से ज़्यादा हर्जाना इंडिया को लेना चाहिए, ऐसा उसका फोकस होना चाहिए। और पक्का करने पे एक ऐसा क्रिमिनल ट्रायल चले इटली में जो पर्पजिव हो, जो कि जस्ट हो, जिसका कोई पर्पज हो। तो इंडिया का सारा फोकस क्या होना चाहिए? इटली में ट्रायल चले, इनको सजा मिले और मोटा सा हर्जाना फिशरमैन की फैमिलियों को मिल जाए। सारा फोकस इंडिया को इस चीज़ पे करना चाहिए। आई थिंक समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर समझा जा सकता है इसको अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें हर रोज़ मेरे साथ। इसीलिए बोलता हूँ ग्रामर सीरीज़ को पूरा करें और 15-20 एडिटोरियल को मेरे साथ देखें, नोट्स बनाएं, धीरे धीरे आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एक वक्त था मेरा भी जब मुझे भी ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, पर मैंने धीरे धीरे
अपनी उन वीकनेसेस पे काम किया। आज मुझे मुश्किल नहीं लगता है ना, आपको पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। तो एक वक्त आपका भी आएगा प्रैक्टिस के साथ, राइट एफर्ट्स के साथ। जरूर से कमेंट सेक्शन में अपनी आंसर्स को डालें। क्विज मैंने आपको दिखा दिया है, आज की समरी को डालें। अपनी कोई फरमाइश हो, कोई आपकी शिकायत हो, कोई आपका सजेशन हो, वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बट बढ़ता जरूर हूँ ना। साइनिंग आउट।